तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कैंसर बायोलॉजी का जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट 6 देखेंगे। आज हम पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। पार्ट 5 हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने P53 और रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये आज हम ट्यूमर सप्रेसर जीन को पूरा कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में पार्ट 5 में हमने P53 और रेटिनोब्लास्टोमा को खत्म किया था, और आज हम पैच जो है रिसेप्टर से ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर वाले जीन को हम कंप्लीट करेंगे कि इन जीन का क्या रोल है, जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर आता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद जिस भी स्टूडेंट्स को समझ आया तो ये लेक्चर प्लीज एक पॉजिटिव फीडबैक दिया करें, एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया करें। समझ आने के बाद इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक करना। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आ रहा है, लाइक करना जरूर। लाइक किए बगैर इस वीडियो को लीव नहीं करना। ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे सामने नहीं हो। ठीक है, मैं जस्ट एज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि आप लोग मेरे सामने हो। ठीक है, तो आप लोग समझ आने के बाद एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि जितना नंबर ऑफ इस वीडियो पे लाइक होगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ आया है। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के दौरान कोई डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, लिखा करें कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, आपका वहीं पे ही डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, या तो अलीज लाइफ साइंस के टेलीग्राम चैनल पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आप अपना रिस्पांस दिया करें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी एजुकेटर जो है आप लोगों के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल रहा है अपने बिजी शेड्यूल में से। वो सिर्फ किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि आप लोग जो है आगे निकल सके और अपने एम्स को पूरा कर सके। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए फ्री में एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पैच रिसेप्टर से। तो फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 5 में, और पार्ट 6 में आज हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे पैच रिसेप्टर से। पैच रिसेप्टर क्या है? पैच रिसेप्टर क्या है? ये एक मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन एक रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर क्या है? इस सेल के ऊपर एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, जिसका नाम क्या है? पैच रिसेप्टर है। PCTH क्या है? इसका मतलब ये क्या है? पैच रिसेप्टर, एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इतना समझ आया? ये एक सेल है। बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट ने सेल सिग्नलिंग वाले पोर्शन नहीं पढ़ा है ना, इसमें आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब पैच रिसेप्टर क्या है समझ गया। और ये हैचहॉग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इन्वॉल्व है ये रिसेप्टर। हैचहॉग सिग्नल जो है, इसका काम क्या है? ये हैचहॉग सिग्नल जो है, इसका रोल ये है कि ये जाके रिसेप्टर पर बाइंड होगा। ये हैचहॉग जो है, ये है हैचहॉग सिग्नल, मतलब ये हैचहॉग, H मींस हैचहॉग, S मींस सिग्नल। ये बाइंड हो जाते हैं इस रिसेप्टर पर, फिर उसके बाद ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। इतना समझ आया? अब हम देखेंगे फर्स्ट, ये पैच रिसेप्टर जो है ये क्या करता है? स्मूथ निट प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है। अब इस साइन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एक साइन शो हो रहा है, ये साइन शो करता है कि इनहिबिट कर रहा है, पैच रिसेप्टर जो है स्मूथ निट को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता चलिए कि पैच रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? स्मूथ निट प्रोटीन को इनहिबिट करना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मूथ निट प्रोटीन का क्या फंक्शन है। स्मूथ निट प्रोटीन का ये फंक्शन है कि ये CI और GLI का एक्टिवेशन करवाता है। ठीक है, कब एक्टिवेशन करता है? जब स्मूथ निट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अभी तो इनहिबिट है, अब CI और GLI को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अभी इस कंडीशन में ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये इस कंडीशन में अभी ये CI और GLI क्या है? इनहिबिट है। क्यों इनहिबिट है? क्यों इनहिबिट है? क्योंकि स्मूथ निट प्रोटीन जो है ये क्या है, क्या हो रहा है? ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इतना समझ आया? और CI और GLI ये क्या है? CI और GLI जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है।
जो साइटोसोल में होता है एक्टिवेट होते ही न्यूक्लियस के अंदर जाता है और mRNA के ऊपर बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, इतना समझ आए। और CI का फुल फॉर्म क्या है, जो भी स्टूडेंट लिखना चाहता है लिख लो, क्यूबिटस इंटरप्टस है। ठीक है, इतना समझ आया। GLI जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मेमल में देखा गया था सबसे पहले, इतना समझ आया। फिर अब CI और GLI में अब देखो, अब इस पैच रिसेप्टर में लॉज ऑफ फंक्शन आ गया। अब इस पैच रिसेप्टर में जब लॉज ऑफ फंक्शन आने के बाद क्या होगा, अब इस पैच रिसेप्टर में लॉज ऑफ फंक्शन आ गया तो ये स्मूथ इनिट प्रोटीन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अब ये स्मूथ इनिट प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ इनिट प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। स्मूथ इनिट प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये जब एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेशन करता है CI और GLI को। ठीक है, CI और GLI एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, सेल का प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, इतना समझ आया। इतना सारे स्टूडेंट्स को समझ आया क्या, क्योंकि ये CI और GLI एक्टिवेट होते ही इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाके CI और GLI यहाँ जाके क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ जाके क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाके यहाँ जाके ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। इतना समझ आया। तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो सेल क्या हो जाएंगे, प्रोलिफरेट होते जाएंगे, अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट होगा सेल का, तो क्या होगा, कैंसर होगा। इतना समझ आया। बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, सेल सिग्नलिंग को भी साथ में लेके जा रहा हूं, और जिसमें लॉज ऑफ फंक्शन होने के बाद कैंसर होता है उसको भी लेके जा रहा हूं। इसमें आपका सेल सिग्नलिंग वाले पोर्शन भी कंप्लीट होता है और कैंसर बायोलॉजी वाले पोर्शन भी कंप्लीट होता है, दो आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ये दोनों बेनिफिट हो रहा है इस लेक्चर से। ठीक है, अब हम फोर्थ देखेंगे क्या है। फोर्थ है BRCA1, BRCA1 और BRCA2। ये वो जीन है जो कहां पर प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम नंबर किस पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस जीन का फंक्शन क्या है, जब कोई भी इस जीन का फंक्शन ये है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA में अगर ब्रेक हो जाए तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब यहां पे मान ली UV रेज आ गए, UV रेज जो है इस क्रोमोसोम नंबर 17 पे पड़ गया, जिसकी वजह से BRCA1 और BRCA2 में क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो गया DNA में, जिसकी वजह से BRCA1 और BRCA2 में क्या आ गया, म्यूटेंट हो गया, ये इसमें म्यूटेशन आ गया। ठीक है, म्यूटेशन किस तरह का आ गया, लॉस ऑफ फंक्शन आ गया। लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद क्या आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। BRCA1 और BRCA2 में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होगा। इतना समझ आया। अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, INK4। फोर्थ क्या है हमारा, INK4। INK4 का फंक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है CDK को। ठीक है, किसको इनहिबिट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करता है। INK4 में कितने प्रोटीन है, P15, P16, P18, P19, जो इनहिबिट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। ये एरो क्या शो करता है, ये शो करता है इनहिबिशन वाला साइन है। ठीक है, ये इनहिबिशन वाला साइन है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करने की वजह से सेल साइकिल क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब सेल का डिवीजन होना स्टॉप हो जाता है। ये कब करता है, ये उस कंडीशन पे किया जाता है जब किसी भी सेल में डैमेज आ जाए, वो रिपेयर नहीं हो रहा है, उस वक्त क्या किया जाता है, इस CDK को इनहिबिट किया जाता है, ये चारों प्रोटीन। अब इस चारों प्रोटीन में लॉस ऑफ फंक्शन आ जाए, P15 में, P16 में, P18 में, P19 में लॉस ऑफ फंक्शन होगा म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से CDK को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो CDK को इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो सेल का क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और प्रोलिफरेशन होगा। अब क्या बन जाएंगे, ये एक ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, कैंसर होगा। इतना समझ आया। फिफ्थ हम देखेंगे P10। P10 क्या है, ये भी एक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है AKT काइनेज पाथवे को। AKT काइनेज पाथवे, इसका रोल क्या है,
इस पाथवे का रोल ये है कि प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना, ठीक है। जब सेल के अंदर एटीपी ज्यादा है उस कंडीशन में सेल में प्रोटीन का ट्रांसलेशन ज्यादा किया जाता है। अगर इसमें इन वेरियस कैंसर जिसमें लॉस ऑफ बहुत सारे कैंसर जो है इस P10 में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से होता है। जैसे कौन कौन से कैंसर होता है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड मेलानोमा कैंसर, ये तीनों कैंसर जो है इसी P10 में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से होता है। तो इसकी पाथवे देखता है कहां पर लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर होता है, वो पाथवे भी साथ साथ में देखेंगे, ठीक है। अब रोल ऑफ P10 अब हम देखेंगे P10 का क्या रोल है इन नॉर्मल सेल में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना समझ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है। ये कौन सा है रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेस, टी के मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टायरोसिन काइनेस, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल ये जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है रिसेप्टर के बीच में, दो रिसेप्टर के बीच में, ये है सिग्नल, ग्रोथ सिग्नल है, ठीक है। अब ये सिग्नल रिसेप्टर पर बाइंड होते ही ये रिसेप्टर डायमर हो जाता है। डायमर मींस आके सिग्नल जो है इस रिसेप्टर पर बाइंड होते ही ये दोनों रिसेप्टर पहले अलग था, अब सिग्नल आते ये दोनों गले मिलाना स्टार्ट करता है, डायमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे डायमर बना लिया। अब डायमर बनाने के बाद क्या करता है डियर स्टूडेंट, अब डायमर बनाने के बाद ये एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस फॉस्फोरिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे P दिख रहा है, ये है फॉस्फोरिलेट कर रहा है। अब गले मिलाने के बाद एक इसको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है और एक दूसरे जो इसके साइटोसोलिक डोमेन पर टायरोसिन है इस पर फॉस्फोरिलेट करता है, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन करता है। अब यहाँ पे भी फॉस्फोरिलेट किया। अब यहाँ पर ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होने के बाद यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन काइनेस डोमेन पर ये वाला, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है ये वाला, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है। अब ट्रांसफर करने के बाद जो एक साइटोसोलिक प्रोटीन होता है, ये क्या है, साइटोसोलिक प्रोटीन है। ये साइटोसोलिक प्रोटीन जो ही पीटीके पर, ये क्या है, पीटीके मतलब फॉस्फोटायरोसिन काइनेस, अब आपको दिख रहा है ये साइटोसोलिक प्रोटीन यहाँ जाके बाइंड हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड हो रहा है। ये किस तरह बाइंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो साइटोसोलिक डोमेन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, आप एज्यूम करो कि ये एक बून है, ठीक है, और ये जो साइटोसोलिक प्रोटीन है ये आप एज्यूम करो कि एक डॉग का माउथ है, ठीक है। ये इस तरह बून्स को क्या करता है, जैसे कि डॉग जो है अपने मुंह में इस बून्स को एज्यूम करो कि ये पकड़ लिया है, तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन हो रहा है इस पोर्शन को हम कहेंगे SS2 डोमेन। तो हमने ये नाम दिया कि इसको SS2 डोमेन कहा जाता है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग साइट है, आपको पता चले कि SS2 डोमेन क्या है। जो ये साइटोसोलिक प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप पर बाइंड हो गया, डॉकिंग साइट पर बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद ये PIP2 को एक्टिवेट करता है। PIP2 का एक्टिवेट होते ही यहाँ पर ये क्या करता है, PIP3 को एक्टिवेट करता है, किसके थ्रू, PI3 काइनेस के थ्रू। PIP3 एक्टिवेट होते ही ये AKT काइनेस को फॉस्फोरिलेट करता है। फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप इस तरह ऐड हो गया और PIP3 डिपेंडेंट काइनेस 1 एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होते ही यहाँ पर AKT काइनेस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। अब AKT काइनेस एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब आपको ये PH डोमेन दिख रहा है, पैलेस्टीन डोमेन कहा जाता है इसको, जो यहां पर इस पोर्शंस को कहा जाता है, ठीक है, पीएच डोमेन। अब हमारा AKT काइनेज एक्टिवेट हो गया। AKT काइनेज एक्टिवेट होते ही इसका रोल क्या है, अब हम देखेंगे, पहले हम पाथवे देखेंगे। इसका रोल ये है कि सेल को सर्वाइवल करना, सेल सर्वाइवल प्रमोट, सेल को सर्वाइवल करने के लिए प्रमोट करना या इनिबिशन करना एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस को इनिबिट करेंगे तो सेल सर्वाइव होगा ही होगा। एपोप्टोसिस क्या, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जिस सेल में डैमेज हुआ होगा उस सेल का डेथ किया जाता है। अब वो सेल का डेथ नहीं होगा जिस सेल में डैमेज होगा, क्योंकि सेल को सर्वाइवल वाले एक सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा है। अब प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AKT काइनेज एक्टिवेट हो रहा है।
mTOR C1 का एक्टिवेशन हो जाएगा। mTOR C1 का फंक्शन क्या है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम देखना है P10 का रोल। यहाँ पे जो है P10 का रोल क्या है? P10 में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर क्यों आता है? अब नॉर्मल कंडीशन में ये P10 का रोल ये है डियर फ्रेंड्स, P10 का रोल ये है कि यहां से इस फॉस्फेट ग्रुप को क्लीव करना, क्लीव करके इस फॉस्फेट ग्रुप को यहां से रिमूव करना। अब फॉस्फेट ग्रुप को AKT काइनेस से रिमूव करेगा तो PIP3 AKT काइनेस क्या होगा? इनएक्टिव होगा। AKT काइनेस इनएक्टिव होगा तो क्या होगा? सेल का सर्वाइवल नहीं होगा, सेल का एपोप्टोसिस किया जाएगा, प्रोटीन का ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, या mTOR C1 का क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन नहीं होगा, इनहिबिट होगा। अब सिंपली हम ये बता सकते हैं कि P10 में लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो कैंसर होगा, क्योंकि P10 में लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो ये AKT काइनेस को रोक नहीं पाएगा। AKT काइनेस को रोक नहीं पाएगा तो AKT काइनेस फॉस्फोरिलेट फॉर्म में एक्टिव हो जाता है और सेल को सर्वाइव करेंगे और प्रोटीन का ट्रांसलेशन करते रहेंगे, mTOR C1 को एक्टिवेट करते रहेंगे तो सेल का नंबर बढ़ते जाएंगे, प्रोलिफरेट होते जाएंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएंगे। इतना समझ आया? बहुत ही डिटेल जाके आपको पढ़ा है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी से। ठीक है, और सिक्स्थ हमारा क्या है? APC एडेनोमेटोप्सिस पॉलिप्स कोलोन कैंसर। ठीक है, ये APC में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर किस तरह आता है? देखो, अब हम APC का रोल देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में। APC कितना इंपॉर्टेंट है सेल में वो देखेंगे। APC का रोल ये है कि ये ऑक्सीन CK1 GSK3 को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से कम्प्लेक्स बन जाता है। ये चारों APC, ऑक्सीन, CK1 GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज, ये चारों मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाता है, जिस कम्प्लेक्स का नाम क्या कहता है? डिस्ट्रैक्शन कम्प्लेक्स कहा जाता है। डिस्ट्रैक्शन कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होता है। बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होने के बाद क्या होता है? तो बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होने के बाद सेल का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। बीटा कैटेनिन का नॉर्मली फंक्शन क्या है? बीटा कैटेनिन का नॉर्मली फंक्शन ये है कि सेल का प्रोलिफरेशन करना। ठीक है, सेल का क्या करना? प्रोलिफरेशन करना, सेल का नंबर बढ़ाना। ठीक है, ये है तो ये इसका फंक्शन, ये जो प्रोटीन जो है ड्रोसोफिला में होता है। अब आपको पता चल गया कि इस बीटा कैटेनिन का क्या फंक्शन है, APC का क्या रोल है वो पता चल गया नॉर्मल कंडीशन में। अब इस APC में लॉस ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। एडेनोमेटोप्सिस पॉलिप्स कोलोन कैंसर इसलिए कहा गया क्योंकि इस APC में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से पॉलिप्स कोलोन कैंसर आता है। ठीक है, अब देखो इस APC में लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद क्या होता है? अब मान ले कि यहाँ पे क्रॉस साइन जो दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है। लॉस ऑफ फंक्शन आ गया इस APC में लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद ये ऑक्सीन CK1 GSK3 से गले नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स अब नहीं बना पा रहा है। अब ये ऑक्सीन GSK3 CK1 सब सेपरेट हो गया, अब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस APC में लॉस ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, APC में लॉस ऑफ फंक्शन आ गया। APC में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से इनएक्टिवेशन, ये डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है। जब ये डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है तो ये बीटा कैटेनिन पर, अब बीटा कैटेनिन पर फॉस्फेट ग्रुप इस कंडीशन में ऐड नहीं है। पहले वाले कंडीशन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स बन रहा था। अब ये डिस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा, बीटा कैटेनिन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये बीटा कैटेनिन हाइपर एक्टिवेशन होगा। हाइपर एक्टिवेशन होने की वजह से ये स्टेबलाइज होगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, ये एक्टिवेशन होगा। ये बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन होने के बाद ये सेल के अंदर जाके, न्यूक्लियस के अंदर जाके यहां से क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो है न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, और सेल का हाइपर एक्टिवेशन होकर सेल का नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझ आया? अब हम अपना 7th पॉइंट देखेंगे, लास्ट है हमारा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा पाथवे। इस पाथवे का क्या?
नॉर्मली क्या रोल है और लॉज ऑफ फंक्शन होने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि TGF बीटा रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइट पर सीरीन और थ्रियोनिन एमाइनो एसिड पर काइनेज एक्टिविटी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। ठीक है, आप एज्यूम करो कि ये एक रिसेप्टर है और यहाँ पर क्या है, सीरीन और यहाँ पर थ्रियोनिन है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इसीलिए इस रिसेप्टर का नाम क्या कहा गया, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज कहा गया। ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद और इससे हमें एक पॉइंट याद आ रहा है कि यहाँ पर हमने जो AKT काइनेज का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन काइनेज बी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें लॉज ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर आता है। क्यों आता है? देखो, पहले हम ये देखेंगे कि इसका रोल ये होता है कि ये SMAD2 और SMAD4 जो है, ये SMAD2, SMAD4 एंड SMAD3 नाम का और एक भी प्रोटीन होता है, साइटोसोलिक प्रोटीन होता है। ये तीनों गले मिलके एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है mRNA का। ठीक है, अब ये इसका रोल ये है कि आप सिंपल ये याद रखना कि TGF बीटा रिसेप्टर का ये रोल है कि ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करके रखता है। दैट्स मीन्स हम सिंपल ये कहेंगे कि ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने नहीं देता है नॉर्मल कंडीशन में। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा मतलब डीप लेके जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप नॉर्मल ये याद रखना, इससे आपका एक बहुत एक क्लियर वे में आपको समझ आ जाएंगे। ये याद रखना कि TGF बीटा रिसेप्टर का फंक्शन ये है कि ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने नहीं देता है, प्लाज्मिनोजन फॉर्म में रखता है। ठीक है, अब इसमें लॉज ऑफ फंक्शन होने की वजह से ये प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लाज्मिन जो है, ठीक है, इस प्लाज्मिन का क्या रोल होता है, ये ब्लड वेजल्स को क्या कहता है, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ब्लड वेजल को डिग्रेड करते ही ब्लड वेजल से सेल जो है माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो है मेटास्टेसिस करना स्टार्ट करेगा, लंग से किडनी तक या एक लंग से दूसरे लंग्स में जाना स्टार्ट करेंगे और कैंसर जो है हर बॉडी के हर पार्ट में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस TGF बीटा पाथवे के कितना रोल है देखो आप नॉर्मल कंडीशन में। लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद कैंसर किस तरह काज होता है ये देखो, आपको पता चल गया। और इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से क्या आता है, कॉलोन कैंसर होता है जब ये इनएक्टिवेशन हो जाता है। इतना समझ आया, बहुत ही बेसिक वे में आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ तक ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है पूरा खत्म हो गया है और प्रोटोन को जीन सी रहता है वो डिस्कस करेंगे और कैंसर थेरेपीज देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा कैंसर बायोलॉजी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है ये लेक्चर्स देखने के बाद, तो आप एक पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर देना। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना इस लेक्चर्स को लाइक करके। जितना नंबर ऑफ लाइक्स आएगा मैं समझ जाऊंगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आ रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है तो मुझे हैप्पी फील होगा, क्योंकि मैं जो इतना एफर्ट उठा के अपना 100% एफर्ट उठा के आप लोगों तक ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे भी हैप्पी फील होगा कि मेरा ये मेहनत जो है रंग ला रहा है, स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत हैप्पी फील होगा। प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिया करें। आपका डॉट जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें ताकि आपका डॉट क्लियर किया जाए। मुझे बहुत हैप्पी फील होगा आप लोगों के रिस्पॉन्स से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स से। ठीक है, क्योंकि कोई भी एजुकेटर मेहनत उठा के अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए मेहनत उठा के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, ताकि आपके सपोर्ट के बगैर ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।